हेलो बच्चों। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन नया सब टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग 2 का। इससे पहले अपन पढ़ रहे थे ब्रिज बॉन्डिंग से पहले की बात करें तो बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। अब बैक बॉन्डिंग जैसे टाइप ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक टाइप की बॉन्डिंग थी जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं उसकी। अब जो अपना सब टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्रिज बॉन्डिंग क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे बनती है, क्या क्या क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो इसमें 2-3 लेक्चर लग जाएंगे। अभी आज अपन बेसिक बात करते हैं कि ब्रिज बॉन्डिंग होने से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्यों ब्रिज बॉन्डिंग होती है और किस टाइप से होता है, इसके बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वाले वीडियो में। तो माई सेल्फ MNR, केमिस्ट्री जेई फैकल्टी इन मैट्रिक्स जेई अकेडमी सीकर। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग होता क्या है, क्यों ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ब्रिज बॉन्डिंग को और क्या बोला जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखो बहुत सारी स्पीसीज होती है। जैसे बात करें बोरोन फैमिली, तो बोरोन खुद जिसके जितने भी कंपाउंड है उन सब में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो वो क्या करता है, या तो बैक बॉन्डिंग करता है जो अपन ने BF3 के अंदर देखा था, या फिर क्या करता है डाइमराइजेशन कर सकता है। तो या तो डाइमराइज कर ले, डाइमराइज होके मतलब कि दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक डाइमर का फॉर्मेशन कर ले, तो उससे क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। अब वो ऑक्टेट कंप्लीट परमानेंट हो सकता है या फिर मोमेंटरली हो सकता है कि एक मोमेंट के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ अपन को विजिबल हो। तो ऐसा हो सकता है। तो अपन बात करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग की, स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रिज बॉन्डिंग डेफिनेशन की बात करें तो ए बॉन्ड विच एक्ट एज ब्रिज बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नोन एज ब्रिज बॉन्ड। जैसे ब्रिज क्या है कि दो दो डेस्टिनेशन, दो पॉइंट के बीच में अपन ने क्या कर दिया, एक पाथ बना दिया। तो अपन क्या बोलते हैं कि अब ये जैसे कोई ऑब्स्टेकल आया तो अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पाथ बना दिया, तो वो एक ब्रिज का काम कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि दो एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो किसी एक एटम के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की, या फिर दो इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड बन जाए, तो बॉन्ड बना के एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर ले, उससे क्या हो ऐसा कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अपन क्या कहेंगे कि ब्रिज बॉन्डिंग, यहाँ पर ब्रिज का काम कर रहा है एक एटम दो एटम के बीच में, और ये पूरा पाथ जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है, तो वो ब्रिज बॉन्डिंग है। तो बात करते हैं ए बॉन्ड विच एक्ट एज ब्रिज बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नोन एज ब्रिज बॉन्ड। या फिर मोर क्लैरिफाई यदि करें तो ये डेफिनेशन क्या बनती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड सेटिस्फाई देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आइदर बाय इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। अब जो ये वाला पॉइंट लिखाया गया है कि बैक बॉन्डिंग के द्वारा भी अपनी क्या कर सकता है, वो डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकता है। ये एग्जांपल वेल नोन ऑलरेडी तुम जानते हो, ये BF3 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक ऑर्बिटल वैकेंट है इसके पास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे कर सकता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है इसके द्वारा बैक बॉन्डिंग करके। तो बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बैक बॉन्डिंग किसी भी कंपाउंड में हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन अपन बात करेंगे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की, जो ओनली कौन सी कंसीडर करेंगे, यूजुअली 2p2p, या फिर इसके साथ बात करें 2p3d। यदि ये इस टाइप की बैक बॉन्डिंग हो रही है दोनों, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, जैसे BF3 करता है। तो BF3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर 2p2p होती है। या यदि बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है तो दूसरा जो तरीका है वो आज अपन पढ़ रहे हैं, ब्रिज बॉन्डिंग बाय अंडरगोइंग डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक नया मॉलिक्यूल बना ले, दोनों आपस में मिल गए तो डाइमर बन गया। तो या फिर पॉलीमराइजेशन के, जैसे कि एग्जांपल की बात करें BH3। अब सर BH3 में बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई, जैसे BF3 में हो रही थी वैसे इसमें भी हो सकती थी, लेकिन उसके होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर भी नहीं है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन बैक बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन कैसे, कंडीशन ही नहीं बन रही। इसका मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और आ जाए जो मिलके आपस में क्या बना ले, डाइमर बना ले, डाइमराइजेशन हो गया। तो बीच का जो एटम जो मिल रहा है, एटम टूट के नया बनेगा, वो बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, और वही क्या है, ब्रिज बॉन्डिंग। जैसे कि इस BH3 में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, दो मॉलिक्यूल आपस में मिले, एक नया मॉलिक्यूल बन गया, डाइमर बन गया, जिसको डाइमर बोलते हैं, और इसका नाम हो गया डाइबोर।
ये पहले BH3 था, अब क्या बन गया, डाइबोरेन। तो ब्रिज बॉन्डिंग कब बनता है, जब किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए या तो वो क्या कर ले, बैक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या करा ले, बैक बॉन्डिंग, या फिर दूसरा तरीका जो है वो बैक बॉन्डिंग का नेक्स्ट ब्रिज बॉन्डिंग। अभी ब्रिज बॉन्डिंग क्या है इसकी बात करते हैं। देखो अब कुछ कंपाउंड्स है जो डाइमराइज नहीं होते, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे बोल दिया कि डाइमराइज करा दो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी क्या है, कौन कौन से कंपाउंड नहीं बनते। अब जैसे कंपाउंड कोई बनता है तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब जैसे मान लो BH3, आपने क्या किया कि 2 BH3 मॉलिक्यूल लिए और आपने डाइमर बना दिया बिना कुछ सोचे समझे। पर वो बिना सोचे समझे ये डाइमराइज B2H6 जो डाइबोरेन आपने बनाया, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा गया, वो था स्टेरिक क्राउडिंग। कौन से नहीं बनते, देखो 2BH3 डज नॉट डाइमराइज ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। अब बात करते हैं कि मान लो यदि आपके पास 2BCl3 है, दो मॉलिक्यूल है BCl3 के, दोनों को लिया आपने डाइमराइज करा दिया, तो अब जो बनेगा क्या बनेगा, B2Cl6। इस B2Cl6 का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होगा कि देखो इधर क्लोरीन, इधर आपका बोरोन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब देखो इसका फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, इसका मतलब बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है तो इसका मतलब स्टेरिक क्राउड है, और स्टेरिक क्राउड होने की वजह से ये रिपल्शन ज़्यादा होता है, और ये रिपल्शन ज़्यादा हो गया तो ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग प्रेजेंट है वहां पर डाइमराइजेशन नहीं होगा। उसमें कौन कौन से है, तो BCl3 होता है एक आपका हो जाएगा BBr3Cl से भी बड़ा साइज किसका होता है, ब्रोमीन का होता है, तो यहाँ पर भी डाइमराइजेशन नहीं होगा। दूसरा आप यदि ले लो Bi3 आयोडीन, अब इसमें भी डाइमराइजेशन नहीं होगा, दो मॉलिक्यूल, इसका मतलब ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी। एक और बात करें, यदि मान लो यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़े हो, बोरोन से कितने 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हो, तो यहाँ पर भी ब्रिज बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर अपन अब जो बात कर रहे थे BH3 में, सर BH3 में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि BH3 में जो हाइड्रोजन है इसकी साइज क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पर जो ये कंपाउंड, ये जो ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज में स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा, स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन इन सब में स्टेरिक क्राउड लग रहा है। तो सर क्या हर जगह हम स्टेरिक क्राउडिंग चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे, जब आपका सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हो और उसके बाद ये थर्ड पीरियड वाले या फिर यहाँ पर CH3 ग्रुप हो या हाइड्रोकार्बन हो, तो आप बिल्कुल चेक करोगे, क्योंकि सेकंड पीरियड का जो सेंट्रल एटम होता है वो सेंट्रल एटम स्मॉल इन साइज होता है। अब स्मॉल इन साइज होने के बाद आप सराउंडिंग बहुत बड़े बड़े ग्रुप जोड़ दोगे, और यहाँ ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड में स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगा बल्कि ग्रुप होने की वजह से, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखोगे, तो इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखोगे कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया आपने डाइमराइज करा दिया बिना कुछ सोचे समझे। तो किसका होता है, BH3 का ओनली, BH3 का डाइमराइजेशन। अब देखो बात करते हैं डाइबोरन B2H6 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। B2H6 मॉलिक्यूल BH3 के डाइमराइज होने से बन रहा है। तो मैंने क्या किया, दो मॉलिक्यूल ले लिए BH3 के, इन दोनों मॉलिक्यूल को डाइमराइज करने के बाद देखो क्या बन गया, B2H6 बन गया। ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है क्योंकि हाइड्रोजन की साइज कम है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसका डाइमर बना दिया। डाइमर क्यों बनता है इस चीज का भी ध्यान रखना, स्टेबिलिटी की गेन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, डाइमर बनता है। स्टेबिलिटी या फिर ऑक्टेट, इसके लिए क्या होता है, डाइमर बनाते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल डाइमर बना रहा है इसका मतलब वो उसका कोई ना कोई केमिकल सेंस होगा, उसका कोई प्रैक्टिकल सेंस होगा, या फिर वो अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होगा, इसलिए वो क्या करता है, डाइमर बनाता है। ना कहाँ नहीं बनाता वो मैंने बता दिया। तो बोरॉन के जो भी कंपाउंड है उनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उन कंपाउंड में अपन क्या करा सकते हैं, डाइमराइजेशन करा सकते हैं, पॉलीमराइजेशन करा सकते हैं, और उससे क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब स्टेबिलिटी
बढ़ रही है। अब देखो अपने पास ये क्या था, बोरॉन मॉलिक्यूल, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे बोरॉन का, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर इसके साथ दूसरा और मॉलिक्यूल ले लिया, ये हाइड्रोजन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन। अब मान ले मैंने इस बोरॉन को नाम दे दिया 1, ये बोरॉन आपका हो गया 2, ये हाइड्रोजन 3, ये हाइड्रोजन हो गया आपका 4। इस वाले बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस वाले बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। सेम इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके पास भी क्या पड़ा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस वाले वैकेंट ऑर्बिटल को देखेंगे तो ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। एक मोमेंट के लिए ऐसा होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये भी क्या होगा, इस वैकेंट को देखेगा तो इधर डोनेट करेगा। क्या पता ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये वाला बॉन्ड क्या बन जाए, स्ट्रॉन्ग, कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये एक्चुअल में जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड बन रहा था उसके बाद एक और कंपाउंड जो बनेगा, इससे जो ब्रीजिंग कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कुछ इस टाइप का होगा कि ये टर्मिनल हाइड्रोजन 2 जोड़ दिए, इस वाले बोरॉन से भी 2 टर्मिनल हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस वाले हाइड्रोजन को मैं टर्मिनल हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, ये दोनों भी टर्मिनल है इस वाले बोरॉन के साथ, ये हो गया। ये बॉन्ड टूट रहा होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो रहे होंगे, तो ये हाइड्रोजन अलग होगा एक मोमेंट के लिए, तो इसको मैंने नाम दे दिया कि ये अपना H3 हाइड्रोजन है। ये वाला भी बॉन्ड टूट रहा होगा तो ये भी इधर आ गया होगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जब ये बोरॉन और ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में घूमते रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में घूमते रहेंगे। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो, 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो, 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो, 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो। अब देखो हुआ क्या कि ये BH3 बॉन्ड B1H3 बॉन्ड टूटा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग टूटा कहां से, H3 का। इसका मतलब इस बोरॉन, ये वाले बोरॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन गया, इस वाले जो ये वैकेंट था ऑर्बिटल, तो इस B1H3 के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो शेयर हो रहे, किसके बीच में, टूटा कहां से, H3 से। इलेक्ट्रॉन किसके थे, बोरॉन और H3 दोनों का था, जा किस में रहा है, B2 के पास। तो ये आपका हो गया मान लो B1, ये आपका हो गया B2, किसके बीच, B1 B2 के बाद, B1 से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है B2 के वैकेंट ऑर्बिटल में, इसका मतलब दोनों के बीच में होगा। और शेयरिंग किसकी थी, H3 की, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस पूरे के अंदर है, ये वाले बॉन्ड के अंदर, और इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, इसी को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। ये आपका क्या हो गया, ब्रिज बॉन्ड। इसका मतलब पूरे इन 3 सेंटर को मिला के 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, थे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो इसका मतलब इन तीनों के बीच में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता, इसका मतलब पुराने इलेक्ट्रॉन है, पुराने कितने थे, 2। अब देखो बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन, 3 सेंटर है, सेंटर 3, 1 बोरॉन, 2 बोरॉन और 1 हाइड्रोजन, 3 सेंटर के बीच कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है कि ये जो बॉन्ड बना, बनाना बॉन्ड, इसको बोला जाता है 3 सेंटर, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये नीचे भी ऐसा ही सेम सिनेरियो हो रहा है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ये भी कौन सा बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इससे पहले जब ये बन रहा था, वो कंपाउंड बन रहा था, उससे पहले ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन था, तो ये भी कौन सा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी कौन सा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 बोरॉन 1 हाइड्रोजन, 2 सेंटर होकर इसके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो पहले 2 सेंटर 2 था, अब कितना हो गया, 3 सेंटर। अब इस वाले कंपाउंड से ये कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब कुछ तो खास बात रही होगी भाई। इस वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इस वाले बॉन्ड से वो वाला बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये टूट रहा है, नया बन रहा है, तो नया बनने वाला कैसा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नया बनने वाला कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहीं से क्वेश्चंस निकल के आएंगे। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज है वो मैं आपको बताता हूं, जो आगे इसी में काम आएगी।
जैसे तुम्हें बोला जाए कि एक मॉलिक्यूल है ए और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ऐसे इसी ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया जाए तो अभी इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ए ट्रिपल बॉन्ड बी बना दिया जाए तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 6। बताओ इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। अब देखो यहाँ 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 सेंटर के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है। बताओ बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा? इस वाले को मैंने बोल दिया कि ये है आपका ब्रिज हाइड्रोजन, ये भी ब्रिज हाइड्रोजन, ये आपका टर्मिनल, ये टर्मिनल। यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ BHT, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा, क्योंकि 2 सेंटर के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा वहां बॉन्ड लेंथ कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्मिनल वाले हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कैरी कर रहा है, क्योंकि 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ देखो तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा। तो मैं यदि बात करूं कि बॉन्ड लेंथ, इसमें एक नया डायग्राम बनाता हूं कि यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें, आप देखो बोरोन BH3 से नया मॉलिक्यूल क्या बन गया? BH3 से नया बन गया आपका कि ये आपका B, इस वाले हाइड्रोजन को मैंने ब्रिज हाइड्रोजन नाम दे दिया, ये आपका बोरोन हो गया। फिर एक और बीच में, अब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, प्लेनरिटी बताने के लिए आप बता सकते हो कि ये यहाँ पर ये बिलो द प्लेन है, ये वाला जो ब्रिज बना ये बिलो द प्लेन है, ये इसका मतलब ये ऐसा है कि एक ऊपर से ब्रिज बन रहा है, एक नीचे से ब्रिज बन रहा है। ये इस टाइप से, ये इस टाइप से कि एक ऊपर से ब्रिज बन जाए, एक नीचे से ब्रिज बन जाए। तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूं कि ये आपका वेज-रेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये बिलो द प्लेन, ये अबो द प्लेन। इसके इधर एक टर्मिनल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसको HT लिख रहा हूं मैं, T का मतलब टर्मिनल। इधर भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो कि टर्मिनल है, ये भी आपका हाइड्रोजन है जो कौन सा है? टर्मिनल। अब यदि बात करें बॉन्ड लेंथ की, मान लो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ मान लो y है, और ये वाली बॉन्ड लेंथ आपकी कौन सी है? x। तो इस x और y का जो क्लासिफिकेशन है इसको आप कैसे देखोगे, आप इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? इसके लिए मैंने अभी बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा? ट्रिपल बॉन्ड में। बॉन्ड लेंथ किसकी कम? ट्रिपल बॉन्ड की। सेम यहाँ पर इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा? तो BHT जो बॉन्ड लेंथ है x, वो कम होगी किससे? y से। इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि सर y ग्रेटर देन होगा x, y ग्रेटर देन x होगा। और ये आपकी किसका ऑर्डर आ गया? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया, जो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखो इसके अंदर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। सर ये तो सिग्मा है ही नहीं। एक मोमेंट के लिए बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो इस वाले बॉन्ड के अंदर आ जाए, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर आ जाए, तो 1 2 3 4 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है? sp3। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? s। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। नॉन प्लेनर की प्लेनर। अब देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि ये टर्मिनल हाइड्रोजन, इधर एक टर्मिनल हाइड्रोजन, उधर वाले बोरोन से 2 टर्मिनल हाइड्रोजन। मतलब 1 2 3 ये प्लेन में, 1 2 3 ये प्लेन में, लेकिन ये वाला बिलो द प्लेन है, ये वाला अबो द प्लेन है। तो प्लेनर हुआ कि नॉन प्लेनर। आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो सारे मॉलिक्यूल एक साथ नहीं कटेंगे, इसका मतलब ये कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, यही क्वेश्चन जो यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं वो उनके रिगार्डिंग ही बात होती है। तो नॉन प्लेनर हो गया। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 3 सेंटर, 1 2 3 सेंटर, तो ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड है? 1 और 2, तो ये कितने हो गए?
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2। नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, देखो बोरोन हाइड्रोजन 2 ही सेंटर और इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो ये ऐसे कितने हो गए 1 2 3 4। सर दिमाग में तुम्हारे ये आ रहा होगा कि किसी एक मोमेंट के लिए ऐसे मान ले कि सर इसमें अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन, पर आप मान नहीं सकते ना ऐसा, आप उसको परमानेंट नहीं बोल सकते कि वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन परमानेंट है, वो किसी मोमेंट के लिए, किसी मोमेंट के लिए अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर आ सकता है, लेकिन अपन परमानेंट उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये कितने हैं 4। ड्राइविंग फोर्स, सर इसके बनने का रीजन क्या है, ड्राइविंग फोर्स इसके बनने का रीजन क्या है कि आपके BH3 से B2H6 का फॉर्मेशन हो गया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मोमेंटरली बोरॉन को ऐसा लगता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है और मैं स्टेबल हूँ, तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस वजह से ये क्या करता है स्टेबल, ऐसे ऐसे लगता है बोरॉन को कि एक मोमेंट के लिए मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंसिडर कर लो, ये 2 यहाँ कंसिडर कर लो, पर ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा बोल दिया जाए, मान लो एग्जाम के अंदर ऐसा बोल दिया जाए कि डाई बोरेन के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसके बनने का जो रीजन होता है, क्या वो परमानेंट ऑक्टेट कंप्लीट होना है, नहीं, वो मोमेंटली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और मोमेंटली ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ऐसे अपन को लगता है कि जो BH3 था उससे ज्यादा स्टेबल है क्या डाई बोरेन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर क्यों, क्योंकि ये सिमेट्री में, वो सिमेट्री में एक हाइड्रोजन का यदि मान लो डाइपोल ऊपर है तो दूसरे का नीचे की साइड है, इसका मतलब ये कैसा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन ब्रिज बॉन्ड, अब कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, किसका ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ ये भी पूछ लिया जाता है। देखो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो था वो किस में था 1s के अंदर था, तो sp3s sp3, तो कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं ब्रिज बॉन्ड के अंदर sp3s sp3, तो इसका sp3 इसका s इसका sp3। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स लाई विद इन सेम प्लेन, अब देखो आपने कहा कि ये बिलो द प्लेन है, ये वाला अबो द प्लेन है, बाकी सारे एक ही प्लेन में है, तो बाकी कितने बच गए 1 2 3 3 और 3 6, तो यहाँ आप इस वाले प्लेन से काटोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन ऊपर बच जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं वो कितने 6। ये क्वेश्चंस, ये जो आपका ब्रिज बॉन्डिंग है इसमें जो मॉलिक्यूल बन गया उसके रिगार्डिंग आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबके रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आपने देख लिया, एक और इससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो पूछी जाती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की भी बात करते हैं। ये देखो ये स्ट्रक्चर में बना के लाया हूं, देखो ये आपका B का मतलब ब्रिज वाला हाइड्रोजन, ये ब्रिज वाला हाइड्रोजन, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये थीटा के बारे में पूछ लिया जाता है। एक इससे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, करेक्ट ऑर्डर बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा के अंदर तो ध्यान रखना बेटा कि ये जो गामा है ये वाला गामा फिक्स 90, ऑब्जर्व डेटा एक्सपेरिमेंटल, ये जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितने का आता है 97, ये जो अल्फा आता है ये आपका कितने का आता है 120 डिग्री। अब मैथ्स नहीं लगानी है यहाँ पर, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि सब एक ही प्लेन में है, तो सर 120 प्लस 97 और 2 बीटा जोड़ के 360 के बराबर कर दो, ये बीटा 71 आ जाएगा, गलत है वो, ये तो प्लेन में है, लेकिन ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये वाला उन दोनों के बीच का एंगल है, तो इसका मतलब ये वाला ये जो सारे एंगल है वो एक प्लेन के अंदर नहीं है, एक प्लेन के अंदर नहीं है तो अपन 360 डिग्री से नहीं कर सकते, ठीक है। इन अल्फा बीटा के अंदर जो सबसे ज्यादा होगा वो अल्फा होगा, फिर आपका बीटा आता है और सबसे कम गामा आता है, ये 120 डिग्री और ये 97 और ये वाला 97 और 120 के बीच का एंगल होता है बीटा। इसके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लो ये थीटा है, तो इस थीटा के बारे में बात करें तो ये थीटा लगभग 84 डिग्री के अराउंड होता है, कितने डिग्री के अराउंड 84 डिग्री के अराउंड।
तो यदि बीटा के बारे में तुमसे पूछ लिया जाए कि ये बीटा कितना है, तो इस बीटा की जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये लगभग कितना होता है 84 या 83 डिग्री के अराउंड। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना कि ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल बताओ, जैसे मैंने ये लिखा है तो ये एंगल है कौन सा, बी एच बी और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा बोल दिया और 84-83 डिग्री के अराउंड होता है। ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसको मैंने x बोल दिया, तो मैं x को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि x क्या है, x है बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस है किसके बीच में, B और H टर्मिनल हाइड्रोजन है उसके बीच की, और मैं इसको y बोल देता हूँ कि ये y है। आपका y क्या है, तो y को आप लिख लो, पहले भी मैंने उधर बता दिया इधर, और आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये ब्रिज वाले हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस। अब तुमसे ये बोल दिया जाए कि इन दोनों बॉन्ड लेंथ के अंदर बताओ क्या क्या कितनी कितनी लेंथ है, तो मैंने तुम्हें ये बोला था कि ये वाली जो y है इन दोनों में सबसे पहला जो डिफ्रेंशिएट करोगे वो क्या है कि y ग्रेटर देन होगा x। ये क्यों होगा, इसका रीजन दोबारा बता देता हूँ कि मान लो एक सिग्मा बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा, इसका मतलब इसमें बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के बीच में, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर के बीच में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा मतलब x की लेंथ y से कम। अब कम तो है कितनी, तो ये जो आपका y होता है बिटवीन वाला ये लगभग होता है 131 पिकोमीटर। ये जो y है ये y कितना होता है 131 पिकोमीटर, और ये जो आपका x है इसकी वैल्यू लगभग होती है 114 पिकोमीटर, 114 पिकोमीटर। तो x की यदि बात करें तो ये होता है 114 पिकोमीटर। तो कौन ज्यादा हुआ, y ग्रेटर देन x। अब ऐसे मत कर देना कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग 1 के अंदर पढ़ के आते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। वो वाला कॉन्सेप्ट इधर नहीं लगेगा, वो नहीं लगाना है। इस बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी बात कर लेते हैं कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगेन sp3 ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, और इसका वापस कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, sp3। सारे बॉन्ड एंगल, सारे इसकी बॉन्ड लेंथ, सब कुछ पता चल गया। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको क्या करने, याद रखना है। ठीक है, अब सर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, कौन सा वीक बनेगा, तो आप देखो कि BS3 का ये बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बन रहा है, कोई बॉन्ड टूट के नया बन रहा है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। कोई बॉन्ड ब्रेक होके नया बना रहा है इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम रही होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा रही होगी, तो बनने वाला स्ट्रॉन्ग बना होगा। अब इसका रीजन ये है कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, देखो ब्रिज बॉन्डिंग ये पूरा है, ये पूरा बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक मैं इसकी बात करूं कि इसको तोड़ना, मान लो इसको तोड़ने के लिए मुझे 200 किलो जूल एनर्जी लगी, इधर इसको इस अकेले को तोड़ने के लिए इससे कम लगेगी, लेकिन पूरा ब्रिज तो ये है ना। तो मान लो ये 100 ही लगी, ये 150 लगी, तो 150 प्लस 150 कितनी होगी, 300। इसका मतलब पूरे ब्रिज बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी, 300 किलो जूल। इसको तोड़ने के लिए कितनी लग रही है, 200। बताओ स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा। तो यदि बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो जो आपका बोरोन H टर्मिनल वाला बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है किससे, ब्रिज बॉन्ड से, इसीलिए तो वो बना है। भाई ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो ये टूटता ही नहीं, ये टूटता ही नहीं तो ब्रिज बॉन्ड बनता ही नहीं, और ब्रिज बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ आपके जो प्रीवियस बॉन्ड था उससे तो क्या रही होगी, ज्यादा ही रही होगी, तभी तो वो बन रहा है। तो ये क्वेश्चंस है इस B2H6 के रिगार्डिंग। बोरोन का एक ही ब्रिज बॉन्डिंग वाला कंपाउंड बनता है, ये BS3 वाला, तो इसका मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बता दिया। अब इसको रिएक्शन के द्वारा वो किया जाता है करेक्ट, कि सर हमें बताओ केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको करेक्ट करके बताओ। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू यदि करेक्ट करने की बात करें तो देखो इसका एक एग्जाम्पल है कि आप B2H6 इसकी रिएक्शन 4MECl मिथाइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है,
B2H2CH3 इसका होल 4। इसका मतलब दो बॉन्ड ब्रेक हुए ही नहीं। कौन से वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए? ब्रिज बॉन्ड। तो यदि बात करें जो कंपाउंड बनेगा इसकी रिएक्शन से, वो कंपाउंड क्या बनेगा कि ये आपका H टर्मिनल था, ये वाला आपका H टर्मिनल हाइड्रोजन था। ये यदि इसकी बात करें तो यदि मान लो ये अबोव द प्लेन है, ये वाला आपका ब्रिज वाला हाइड्रोजन था। ये यहाँ पर मान लो ये आपका हो गया बोरॉन। यह आपका ब्रिज वाला हाइड्रोजन और ये वाला आपका ब्रिज का हाइड्रोजन। ये इधर आपका हाइड्रोजन है, वो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। जब इसकी रिएक्शन आप 4 MECl, कितने MECl, एक्सिस ऑफ MECl से रिएक्शन कराओगे तो 4 ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, अभी भी यहाँ पर क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन रहेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हुआ? ये रिएक्शन प्रूव करती है, ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि आप B2H6 की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से कराओगे तो इसमें 4 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं। तो 4 कौन से ऐड होते हैं? तो उस रिएक्शन को देखने से पता चलता है, उस रिएक्शन को देखने से पता चलता है कि ब्रिज वाला जो हाइड्रोजन था उस वाले हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है। लेकिन यहाँ जो टर्मिनल था वहाँ टर्मिनल हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया? मिथाइल ग्रुप। ये कंपाउंड बन रहा है। ये कंपाउंड बनना ही ये बता रहा है कि आपका जो ब्रिज वाला हाइड्रोजन है उसका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके टर्मिनल हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से। ठीक है, तो ये आपका केमिकली प्रूव हो जाता है कि जो ब्रिज बॉन्ड होता है किसी भी कंपाउंड जिसका डाइमराइजेशन हो रहा है वो ब्रिज बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू टर्मिनल। क्लियर? इस AlCl3 की बात करते हैं तो देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, अभी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन आप देखो बैक बॉन्डिंग हो कौन सी रही है? किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एल्यूमिनियम क्लोराइड बैक बॉन्डिंग हो सकती है तो फिर ये डाइमराइज क्यों हो रहा है? आप इसको डाइमराइज क्यों कर रहे हो? आप बैक बॉन्डिंग करा दो, आपको तो ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है और बैक बॉन्डिंग भी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। पर बेटा ऐसा नहीं है, यदि बैक बॉन्डिंग इसमें इफेक्टिव होती तो डाइमराइजेशन होता ही नहीं, इसका ब्रिजिंग कंपाउंड बनता ही नहीं। लेकिन आप देखो कि क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है, बिल्कुल डोनेट कर सकता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन किसका किस में जा रहा है? देखो इधर से जा रहा है आपका 3p पाई, इधर भी कौन सा है? 3p पाई 3p पाई 3p पाई। बैक बॉन्डिंग हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल। इसका मतलब इसके अंदर बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। और यदि बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो अब दूसरा तरीका ऑक्टेट कंप्लीट करने का, क्या स्टेबिलिटी बढ़ाने का जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या बच गया? ब्रीजिंग कंपाउंड। इसलिए इसका ब्रीजिंग कंपाउंड बन जाता है, जो कि इसके अंदर ध्यान रखना कि ये गैस और लिक्विड फेज के अंदर ही बनता है, Al2Cl6। ये अपनी सॉलिड फेज के अंदर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड बना लेता है AlCl4, और ऐसे बहुत सारी यूनिट्स को क्या कर लेता है? कनेक्ट कर लेता है। तो किसके अंदर बनता है? लिक्विड और वेपर फेज के अंदर। अब बात करते हैं कि AlCl3 इसका फॉर्मेशन। अब देखो AlCl3 के अंदर फॉर्मेशन के अंदर बोरॉन जैसी सिमिलर कहानी नहीं है। अब यहाँ पर ऑक्टेट क्लोरीन का कंप्लीट है, वहां हाइड्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं था, लेकिन इधर सराउंडिंग एटम जो आपका है उस सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है, तो वो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल में। यहाँ देखो इस एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दूसरा क्लोरीन आया इधर, इधर आपका एल्यूमिनियम, इधर आपका क्लोरीन, इधर आपका क्लोरीन। इस वाले क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है और इस वाले एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है जो कि 3p है। अब देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी डोनेट हो सकते हैं। उसमें जो अपने प्रीवियस किसके अंदर B2H6 डाइबोरेन बनाया था उसके अंदर क्या हुआ था कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पोलराइज होके क्या कर दिया था? डोनेट हो गया था। लेकिन यहाँ बॉन्ड पोलराइज करने की दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो क्लोरीन के पास ही लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो इसके पोलराइज होने से पहले ही इसका लोन पेयर डोनेट हो जाएगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और सेम कहानी इधर हो जाएगी। अब देखो
बॉन्ड टूटा क्या? नहीं टूटा। तो देखो एल्यूमिनियम क्लोरीन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि देखो ये एल्यूमिनियम, ये इसका टर्मिनल एटम, ये इसका टर्मिनल एटम, एक और एल्यूमिनियम है जिसके दोनों टर्मिनल एटम जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस क्लोरीन ने डोनेट किया इस वाले एल्यूमिनियम को, तो इस एल्यूमिनियम से एक क्लोरीन जुड़ा था जो टूटा नहीं, जिसका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अभी भी इधर है, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर अभी भी बच रहे। इसने एक लोन पेयर डोनेट किया इस वाले एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में, बन गया। तो ऊपर वाला भी ऐसे ही है। इस वाले एल्यूमिनियम से ये क्लोरीन था, उसने डोनेट किया, उधर वाले एल्यूमिनियम से क्या जुड़ा हुआ है? एक क्लोरीन जुड़ा, जोड़ दिया, ये क्लोरीन जुड़ गया। बताओ इस क्लोरीन ने डोनेट किया क्या? तो मैं नाम दे देता हूं, ये आपका क्लोरीन 1 है, ये क्लोरीन 2 है। क्लोरीन 1 किससे जुड़ा हुआ है? इस एल्यूमिनियम से, तो ये हो गया आपका 1, यह आपका क्लोरीन कौन सा हो गया? 2, और इसने डोनेट किया क्या? लोन पेयर। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए। तो देखो 3 सेंटर, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने? 4। इसलिए इस वाले जो ये वाला जो बॉन्ड बनता है, ये आपका ब्रिज बॉन्ड बना। ये बॉन्ड कौन सा बना? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन सा तोड़ना है, क्या करना है, सारी चीज इधर से क्लियर समझ में आती है कि सर ये बॉन्ड पोलराइज होके इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इससे पहले क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 3 लोन पेयर पड़े हैं, ऑलरेडी रिपल्शन है, तो पहले डोनेट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि सराउंडिंग एटम के लोन पेयर? सराउंडिंग एटम के लोन पेयर। देखो स्ट्रक्चर बन गई, और पता चल गया कि 3 सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इनको मत इंक्लूड कर लेना। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड बन गए? 2। इधर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने? 4। तो बात करते हैं सबसे पहले, सेम कहानी वही हो गई, ये प्लेन में, ये प्लेन में, ये अबो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे तो 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। इस वाले क्लोरीन की बात करते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4, बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है? sp3। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। नॉन प्लेनर, बिल्कुल नॉन प्लेनर, ये सारे 3 प्लेन में, वो 3 प्लेन में, लेकिन ये वाला ब्रिज बॉन्ड अबो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, इसका मतलब नॉन प्लेनर। तो सबसे पहले कहानी नॉन प्लेन। नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो कितने? एक ये रहा, कितने बन गए? 2। 1 2 3 4, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने बन गए? 4। ड्राइविंग फोर्स, अब देखो क्या हो रहा है, ये क्लोरीन इसको डोनेट कर रहा है अपने 2 इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, परमानेंट बना रहा है। अभी ये मोमेंटरली नहीं है कि उसकी तरह बॉन्ड टूट रहा होगा, नया एक ब्रिज बॉन्ड बन रहा होगा, इधर परमानेंट इफेक्ट है। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पर जो इफेक्ट है वो परमानेंट ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, ये प्लेन में वो प्लेन में, लेकिन तो इसके कारण डाइपोल मान लो इस साइड आया, उसके कारण डाइपोल उस साइड आया, एक क्लोरीन का ऊपर एक क्लोरीन का नीचे, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? यदि आप डाइपोल मोमेंट की बात करोगे, इधर उधर एक ऊपर एक नीचे, डाइपोल मोमेंट 0, डाइपोल मोमेंट 0, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग इन ब्रिज बॉन्ड, देखो ब्रिज बॉन्डिंग में इसका sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? sp3 sp3 sp3। कितने एटम प्लेन में? 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन इन Al2Cl6 कितने? 6। B2H6 के अंदर भी कितने थे? 6 थे, बीच वाले दोनों अबो द प्लेन बिलो द प्लेन है। इसका मतलब इसके अंदर भी सेम उसी टाइप की कहानी है। मतलब चेंजेस क्या है? एक परमानेंट ऑक्टेट, वहां मोमेंटली ऑक्टेट फुलफिल होता है, यहाँ परमानेंट ऑक्टेट फुलफिल होता है। वहां sp3 था, यहाँ sp3 है, क्योंकि क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं और 2 सिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें इस AlCl3 के रिगार्डिंग, यदि बात करें अपन, तो इसके अंदर भी सेम वही बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ की बातें यहां पर भी कर सकते हैं अपन, कि मान लो जो आपने 2AlCl3, इससे आपने क्या बना दिया? Al2Cl6। ठीक है, इस Al2Cl6 की स्ट्रक्चर यदि बनाए, स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ करें,
तो ये क्लोरीन आपका, ये परमानेंट बॉन्ड इसका, ये आपका एल्यूमिनियम, ये आपका क्लोरीन, ये यहाँ पर क्लोरीन, ये यहाँ का क्लोरीन, इसका मतलब ये क्लोरीन इसको डोनेट कर देगा, ये इसका परमानेंट बॉन्ड हो गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये चारों क्लोरीन टर्मिनल, ये टर्मिनल क्लोरीन हो गए। ये आपका कौन सा हो गया, ब्रेजिंग वाला क्लोरीन हो गया। ठीक है, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देखो इस वाले बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पूरे बॉन्ड के अंदर ब्रिज बॉन्ड के अंदर 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग किधर, इधर ज़्यादा। बॉन्ड लेंथ किसकी कम, इसकी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, इसकी। अपन नाम दे दे कि ये वाला अपना बॉन्ड एंगल मान लो गामा है, ये वाला अपना मान लो अल्फा है, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं कि ये अल्फा हो गया, ये अपन बीटा मान लेते हैं। ठीक है, और ये वाली बॉन्ड लेंथ को अपन x माने, ये वाली बॉन्ड लेंथ को y माने, तो x और y इसके अंदर भी ये 3-4 क्वेश्चन है जो और बनते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। अल्फा की बात करें तो ये अल्फा लगभग 120 डिग्री का राउंड होता है, ये होता है लगभग 118 डिग्री। अब यदि इसकी बात करें, ये आपका गामा लिया आपने, ये आपने लिया क्या, बीटा। ये बीटा जो होता है वो लगभग 79 होता है, और ये गामा जो होता है वो गामा आपका 101 डिग्री के अराउंड होता है, 101 डिग्री। अल्फा बीटा गामा के अंदर यदि बात करें, अब यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देखो ये जो पूरा ब्रेजिंग है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग ज़्यादा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, यहाँ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन y। तो इसके अंदर भी अपन ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो उसके अंदर B2H6 के अंदर किया था, इसके अंदर भी इस टाइप से क्वेश्चंस, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। x और y की यदि एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो देखो बेटा, ये जो होता है आपकी y, जो y बॉन्ड लेंथ होती है वो लगभग 211 पिकोमीटर के राउंड होता है, और जो x होता है वो लगभग 206 पिकोमीटर के अराउंड। क्लोरीन की साइज बड़ी होने के, इसके बाद देखो अब यहाँ पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर आपने B2H6 के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बता दिया कि ये टर्मिनल था और ये आपका कौन सा था, ब्रीजिंग वाला। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ का यदि बात करें कि यदि मैं BHB की बात करूं कि ये BHB जो डिस्टेंस है वो BHB डिस्टेंस को आप यही तो बोलोगे कि डिस्टेंस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन प्लस डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, यही ऐड करोगे, यही कंप्लीट डी के बराबर होगा। इधर देखो क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। दूसरा बॉन्ड एंगल ज़्यादा कम होने की वजह से ये थर्ड पीरियड का है, तो इसका भी इफेक्ट आएगा, तो इधर भी ये थर्ड पीरियड का है। लेकिन ड्यू टू बॉन्ड एंगल और स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से ये यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा, और रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये दूर दूर जाएगा, और दूर दूर जाएगा तो ये y ग्रेटर देन हो जाता है किससे, x से। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो y ग्रेटर देन क्या होती है, x। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, इसके रिगार्डिंग सारा डेटा आप इसको भी याद रखना, जब आप क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर तो इसको आपको परफेक्टली देख के जाना है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो ये था अपना बेसिक कि ब्रीजिंग कंपाउंड कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या वो इफेक्ट परमानेंटली है, क्या वो इफेक्ट मोमेंटरली है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी इसकी केमिकल रिएक्शंस बची हुई है, और इस एल्यूमिनियम के और बहुत सारे कंपाउंड है जहां अब इसमें स्टेरिक क्राउडिंग क्यों नहीं हुआ, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट होगा कि सर क्लोरीन उधर तो बोरॉन, तो बोरॉन देखो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, बड़ी साइज है, तो इसकी थर्ड, ये भी बड़ा ये भी बड़ा, तो स्टेरिक क्राउडिंग इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। तो इसके सारे कंपाउंड बन जाते हैं, इसमें AlCl3 भी बन गया, इसका Al2Br6 भी बन जाता है, इसका Al2I6 भी बन जाता है, इसके कंपाउंड सारे बनते हैं, इसमें Al2CH36 भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक ब्रिज बॉन्डिंग, जिसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल्स बताए, दोनों में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे बनता है, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है,
कितने टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो अपना इसका लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं इसकी रिएक्शंस बताऊंगा। इसमें एक सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो B2H6 मॉलिक्यूल है वो अलग अलग कंपाउंड के साथ अलग अलग तरह की केमिकल्स रिएक्शंस करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस 2010 के अंदर उस पे क्वेश्चंस पूछा गया है, तो मैं उसकी भी बात करूंगा, जिसको होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक क्लीवेज भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।